Hello students, so today we are doing the reactions of phenol. आपने प्रिपरेशन ऑफ फिनोल ऑलरेडी कर चुके हो. नाउ द रिएक्शन ऑफ जो फिनोल्स है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यानी कि हम कहें कि इम्पॉर्टेंट जो टाइप है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन. एरोमेटिक क्यों? बिकॉज फिनोल जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें ये एरोमेटिक रिंग लगी है और उसके ऊपर OH लगा है. ना एरोमेटिक मतलब इस कंपाउंड की आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन होती है यानी कि बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है E पॉजिटिव मतलब कि जो डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या करेगा, वो यहाँ आके किसी एक हाइड्रोजन को आपका सब्सटीट्यूट कर देगा. ओके, नाउ देखो फिनोल हैविंग OH ग्रुप एक्टिवेट्स द रिंग बाय R इफेक्ट. अब ये क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ. सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो आपकी ये फिनोल है, फिनोल में एरोमेटिक अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल आया और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर पोजीशंस कौन सी खाली है, ये दो है, ये है एंड ये है, कहीं पर भी जाके लग जाएगा. ओके, इलेक्ट्रोफाइल ने सब्सटीट्यूट करना है. यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, इसने हाइड्रोजन को अपना सब्सटीट्यूट करना है. अब क्या होगा, ये इक्वेशन आता है कि ये जो फिनोल है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही क्यों देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी तो दे सकता था और ये इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों आता है. फर्स्ट रीज़न इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का ये होता है बिकॉज इट हैज़ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. जो आपको ये डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं. इजीली आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर रिंग पर दिख रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दिख रही है दैट मीन्स इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, उसका ऑपोजिट जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का ये हुआ. दूसरी चीज़ कि ये सब्सटीट्यूशन क्यों देता है, ये एडिशन रिएक्शन भी तो दे सकता था. हम कहते हैं कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है यानी कि ये जो हाइड्रोजन्स है, अभी हम पोजीशन की भी बात करेंगे, ये जो हाइड्रोजन्स है इसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा. देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और आपने डबल बॉन्ड में ये पढ़ रखा है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ पर एडिशन की होती है. एडिशन क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूट कर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट लग जाता था, जैसे HOH लगता था या HBr लगता था, इस तरह से. ठीक है कि हम ये बॉन्ड भी तो तोड़ सकते थे और यहाँ पे एडिशन भी तो करवा सकते थे, एक्स्ट्रा ग्रुप भी तो लगा सकते थे. सब्सटीट्यूशन की क्या ज़रूरत थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें सब्सटीट्यूशन ही क्यों होती है, एडिशन नहीं होती. बिकॉज अगर आपकी एडिशन हुई तो ऑब्वियसली एडिशन का मतलब है डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और अगर डबल बॉन्ड टूटा तो जो ये इसकी एरोमेटिसिटी है कि ये जो डीलोकलाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन, ये कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन होती रहती है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये जो एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी है इसकी वो किस वजह से है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. अगर यही इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड अगर आपके टूट गए तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी और इसका मतलब है आपको क्या है, आपको एरोमेटिसिटी अगर लॉस्ट होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी कहीं की नहीं रहेगी. इसीलिए क्या होता है, हमेशा याद रखो जो भी एरोमेटिक रिंग्स वगैरह है हमेशा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, नॉट एडिशन. वो आपको यहाँ से मैंने बता दिया. तो पहले यही देखते हैं, पहले यही चीज़ है आपकी वाई फिनोल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल हैविंग पाई बॉन्ड्स बिकम इलेक्ट्रॉन रिच. ऑब्वियसली रिंग है तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, सो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल फॉर अटैक. ऑन द अदर हैंड फिनोल गिव्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नॉट एडिशन. फिनोल क्या होता है, सब्सटीट्यूशन देता है, एडिशन नहीं देता. बिकॉज एडिशन अगर होगी पाई बॉन्ड्स पे तो क्या होगा, बेंजीन रिंग विल ब्रेक, मतलब पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन रिंग ब्रेक होगा एडिशन के लिए. और एरोमेटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग विल बी लॉस्ट विच वी कैन नॉट डू. एरोमेटिसिटी को हम लॉस्ट नहीं करवा सकते, अनस्टेबिलिटी आती है. सो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, सब्सटीट्यूशन का. तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन हैपन्स एट वो भी कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, एज फिनोल इज हैविंग OH ग्रुप विच इज़ एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. अब यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर आपके पास फिनोल में OH लगा हुआ है
तो OH अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आपकी रिंग है उसको क्या करते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है। मैंने करवाया था लास्ट आपकी चैप्टर में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और आपको हमेशा पता है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहाँ जाने को कहता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें आप याद रख लो, एक्टिवेटिंग कोई ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पे वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को जाने को डायरेक्ट करेगा, जाने को बोलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं थ्रू प्लस आर, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो पता चल गया ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। तो यानी कि जैसे इस तरह से है, फिनोल है उसमें इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो क्या करेगा, अब ऑर्थो पैरा डायरेक्शंस क्या होती है, दीज आर द टू ऑर्थो। और ये देखो जो ग्रुप है उसके ग्रुप यहाँ पर लगा होता तो यहाँ से आपको ऑर्थो करना होता। ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली जो पोजीशन है दीज आर द ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है दीज आर द मेटा, एंड द बिल्कुल जो ऑपोजिट है दिस ओनली वन पोजीशन इज द पैरा। दो ऑर्थो होते हैं, दो मेटा है एंड एक पैरा पोजीशन है ना। आपको पता है OH क्या है, OH आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर कहे एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो या पैरा डायरेक्शन में लगते हैं, तभी आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो वो ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे लगेगा। और हम मेजर प्रोडक्ट इस तरह से देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी, कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अंदर ही अंदर इसकी, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये स्टेबल होता है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में आपका पैरा स्टेबल होता है, पैरा मेजर होता है। ओके ना, अब ये बात करते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्यों। देखो, फिनोल हैविंग OH ग्रुप एक्टिवेट्स द रिंग बाय R इफेक्ट। जो रेजोनेंस इफेक्ट है OH का उससे क्या करता है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है। तो जो इनकमिंग ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता है जो ग्रुप एक्टिवेट करता है वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस दिस पोजीशन बिकेम इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बात हो रही है ये समझ लो। दिस इज द फिनोल, दिस इज योर फिनोल, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी अगर हम बोल रहे हैं दिस इज द OH क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हमें पता है, ये हमें लर्न करी है कौन कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है। अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्लस R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये प्लस R रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है OH ग्रुप। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग को देगा, एंड रेजोनेंस का मतलब कि रेजोनेंस में जाएगा। अब क्या है, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, जो कि मैं अभी भी बनाऊंगी आपको, एसिडिटी ऑफ फिनोल में भी हमने डिस्कस कर रहे थे, वैसे फिर से बनाऊंगी यहाँ पर, तो आप ये देखोगे इन नट शेल में, आपको शॉर्ट में बताऊँ क्या आप देख पाओगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ऑर्थो एंड जो पैरा पोजीशंस है उस पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाते हो। ये शॉर्टकट है आपका, समझाने का तरीका है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखोगे बार बार ऑर्थो पे या फिर पैरा पे ही सिर्फ नेगेटिव डेंसिटी आ रही है, मेटा पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। और जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल की सब्सटीट्यूशन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि बिल्कुल डेफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भूखा है, ऑब्वियसली वो कहाँ जाना पसंद करेगा, वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में ऑब्वियस सी बात है जाना पसंद करेगा। यही रीज़न है कि ये एक्टिवेटिंग क्यों होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, बिकॉज जो हाइड्रोक्सी आपका ग्रुप है ये शो करता है प्लस आर रेजोनेंस, और प्लस आर रेजोनेंस से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये देखते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जाके लगता है। दैट इज़ वाई फिनोल इज व्हाट, फिनोल इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब देखो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना लेते हैं हम किसके, फिनोल के। फिनोल, दिस इज योर फिनोल, यहाँ पर आपने फिनोल बना दिया, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ इसके दो लोन पेयर है। तो फर्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एरो होता है वो डबल हेडेड होता है, ये बताता है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। ओके, नाउ हमने क्या बोला था कि जो OH है वो प्लस R इफेक्ट से, मतलब प्लस मतलब देना, और रेजोनेंस के थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या बनाओगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने यहाँ पर दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बना गए, और जो ये अंदर वाला बॉन्ड है ये आगे इलेक्ट्रॉन्स
की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर लग गया। ओके, समझ आ रहा है आपको? नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है आ गया। ये अनचेंज्ड रहे और ये जो बॉन्ड था ये आगे जाके कार्बन के ऊपर लग गया। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं। दैट इज वाई द कार्बन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड दिस साइड और यहाँ पर आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जो चार्ज है अब वो बॉन्ड बना रहा है, जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बनते रहेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जो चीज़ बिल्कुल आपने कोई छेड़ी नहीं है उससे एज इट इज़ रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। दिस इज़ योर नेगेटिव, दिस इज़ योर बॉन्ड। अगर फिर से क्या होगा, ये जो बॉन्ड, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। जो ये बॉन्ड है वो फर्दर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी बॉन्ड आ गया। दिस इज़ योर नेगेटिव एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड दिस इज़ योर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर पॉजिटिव है। नाउ लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हैं और यहाँ से पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको फाइनली लास्ट में आपका फिर से आपको फिनोल मिल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव के पास जो डेफिशिएंसी थी उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पर इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बन गए। तो अब बनाने की क्या बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि हमने देखना है कि नेगेटिव डेंसिटी कहाँ रही है। ऑर्थो पे आई पहली, फिर यहाँ पर कहाँ आई, पैरा पे आई, फिर यहाँ पर ऑर्थो पे आई। तो आपने देखा, हमेशा ये रिजल्ट याद रख लो कि जो फिनोल है उसके केस में आपका जो ऑर्थो एंड पैरा पे है वो आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है। इसी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर लगता है। यही रीज़न है कि जो भी रिएक्शन अब आप आगे करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो ऑर्थो या पैरा पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। नाउ अब हमने ये तो जनरल बात कर ली कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ जो फिनोल है वो कैसे वर्क करती है। तो अब एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप ऑफ रिएक्शन में है हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। नाइट्रेशन मतलब NO2 का लगना फिनोल पर। अब देखो ये रिएक्शन कैसी है, पहले तो वो लिख लेते हैं। नाउ वी विल टेक द फिनोल, वी विल टेक अ फिनोल जो कि आपका OH है, दिस इज़ योर फिनोल। अब अगर नाइट्रेशन करवानी है तो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि HNO3 और H2SO4 लेते हैं। बट आपको क्या है, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइल्यूट लेके हम काम चलाते हैं। पहले देखते हैं, क्योंकि डाइल्यूट लोगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोगे फिनोल के केस में तो वहाँ पे अलग रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो H2SO4 भी होता है, पर सिर्फ डाइल्यूट अगर आप HNO3 भी ले रहे हो फिर भी आपका काम चल पड़ता है। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में आपको ये पता होना चाहिए, नाइट्रेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव आयन। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। ओके, नाइट्रोनियम आयन ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस केस में एटलीस्ट ये तो याद कर लो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जाता है। तो इस केस में जब भी नाइट्रेशन होती है तो आपका नाइट्रोनियम आयन जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम है तो वो कहाँ पर लगेगा, आपको पता है जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका मतलब दीज टू आर द ऑर्थो पोजिशंस, दिस इज़ योर पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो वाली तो दोनों सिमिलर है, तो दोनों में से एक प्रोडक्ट आप बना लो ऑर्थो का। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है बिकॉज ये जो OH ग्रुप है दिस इज़ द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो एक आपका है, एक जो आपका ग्रुप लगेगा वो ऑर्थो पे एक ही लगेगा, जो NO2 लगेगा यहाँ पर। एंड दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर ऑर्थो, कि ऑर्थो पर नाइट्रो लगा है एंड फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल प्लस। एंड साथ में आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका OH ग्रुप है। एंड दूसरा क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपको पता है पैरा पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका यहाँ पर लगाता है। एंड योर इलेक्ट्रोफाइल इज द NO2 नाइट्रोनियम आयन। तो दिस इज़ योर पैरा नाइट्रो, दिस इज़ योर पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, दिस इज़ योर पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये आपके हो गए दो,
ये आपकी होगी दो ऑर्थो प्रोडक्ट एंड योर पैरा प्रोडक्ट। ओके, योर ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट, जो कि अगर आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो नाइट्रेशन इस तरह से होती है। तो अगेन फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर एंड यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स। तो आपको ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स मिलता है। अभी हमने कॉन्सेंट्रेटेड की बात नहीं करी, वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नाउ एक और चीज़ है आपकी ये कि इसमें से मेजर कौन सा होगा। नाउ दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखोगे, दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट। और ये थोड़ा एक्सेप्शनल है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस आपका पैरा मेजॉरिटी में आता है। बट यहाँ पर ये ऑर्थो मेजर क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन यहाँ पे OH एंड NO2 के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे हम। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ये आपका स्टेबल होता है। दिस प्रोडक्ट इज़ योर स्टेबल प्रोडक्ट, ये स्टेबल होता है तो ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है। बट एक और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है, जब ये हमने बना ही दिए हैं, हमें क्या मिला है नाइट्रेशन से मिक्सचर ऑफ द ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट आपको मिला है, ऑर्थो एंड द पैरा। तो जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो पहले वॉलेटाइल होगा, देखो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो पहले वेपर्स देगा, मतलब जो पहले उड़ेगा, जो पहले क्या होगा, वेपर बनाएगा। वेपर कौन बनाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो दोनों है आपके पास, आपने क्या करना है, स्टीम डिस्टिलेशन करनी है, जिसमें कि क्या होता है कि आप उसको हीट दे रहे हो इस मिक्सचर को जिसमें ये दोनों है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से कौन पहले वेपर में जाएगा, कौन उड़ेगा पहले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो इजीली वॉलेटाइल होगा। तो ऐसा देखा गया कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये वाला, वो इजीली वॉलेटाइल होता है, मतलब इजीली पहले उड़ता है, मतलब पहले क्या करता है, पहले वो वेपर्स देता है। एंड जो पैरा नाइट्रोफिनोल है, दिस इज लेस वॉलेटाइल, ये देखा गया। दिस इज योर स्टेटमेंट। अब उस पर क्या होता है, उस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी बेसिस पे कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनोल। कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये वाला, हमेशा याद रखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट BP जो है वो कम होगा देन दैट ऑफ द पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो बताओ मुझे, जब हम इसकी स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे होगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके पास कि जब आपके ऑर्थो एंड पैरा ये नाइट्रोफिनोल्स होते हैं, अगर हम उसकी स्टीम डिस्टिलेशन करें तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट पहले वॉलेटाइल होगा। तो आप वॉलेटाइल, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो पहले वेपर्स थे, जो पहले आपका वेपर में कन्वर्ट हो, और वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हम लिखेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल विल बी मोर इजीली वॉलेटाइल इन द स्टीम डिस्टिलेशन, कि वो इजीली क्या करेगा, आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो हम उसी रीज़न पे आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट का है देन द पैरा नाइट्रोफिनोल। इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो मेन रीज़न जो है वो ये है कि ऑर्थो जो नाइट्रोफिनोल है उसके अंदर आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और दूसरे केस में, पैरा के केस में, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बस ये दोनों चीज़ें आप याद रख लो। मतलब ऑर्थो के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे कहते हैं इंट्रा, मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे इंटर, आपके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी बोलते हैं। तो इंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो बिटवीन क्या है, टू डिफरेंट स्कूल्स है। इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होनी है। अब देखो यही बात हम कहते हैं, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा देते हैं कि किस तरह से होती है इंटर के केस में। देखो यहाँ पर ऑर्थो का बना देते हैं। ऑर्थो क्या है आपके पास,
ऑर्थो इज दिस, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, फिनोल था, एंड ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है। नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो आपका इस तरह से होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ये हाइड्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी है, अब आप लिख सकते हो, दिस इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किसके केस में है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ऐसा किसके केस में है, दिस इज योर ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज योर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। गॉट इट, दिस इज योर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट। अब देखो यही बात हो गई ना, ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है उसकी एक खास बात भी निकली कि यहाँ पे इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल ही बना दी, इसीलिए इंट्रा आया, नॉट इंटर आया। अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये ऑब्वियसली सबसे पहली बात, ये तो स्टेबल तो मॉलिक्यूल होगा, बट क्या होता है, हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की अगर फोर्स जितनी ज़्यादा हुई उतनी ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही होगी, जो मॉलिक्यूल है वो अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बॉन्डिंग करेगा, वो तो वहाँ पे निग्लिजिबल बॉन्डिंग करेगा उसके साथ, क्योंकि जब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल ही बन गए तो बाहर किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना या फिर उसके साथ बॉन्ड बनाना तो यहाँ पर इसके लिए फिजिबल नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें बहुत लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, बिकॉज इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर वाली फोर्स है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है इसका। आगे आपको समझ, इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस हो जाता है, क्योंकि इंटर ना होने की बजाय यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। क्योंकि आप जो बॉइलिंग पॉइंट देखते हो वो दो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स को तोड़ने के लिए जितना आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बहुत ही कम क्या कर रहा है, बहुत ही कम इंटरेक्शन कर रहा है। इसकी वजह से ऑब्वियसली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, सो द बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लेस। ऑन द अदर हैंड जो आपका क्या है, जो आपका पैरा है, पैरा वाला भी बना देते हैं हम। ओके, हम यहाँ पर पैरा कैसे बनाएंगे, इसको इस तरह से बना देते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से बना देते हैं। दिस इज़ योर व्हाट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर फिनोल इस तरह से आपने लगाया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, दूसरा फिनोल है, एक और फिनोल अब हम लेंगे। अब ये जो फिनोल है, ध्यान से देखना, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O है, ये भी फर्दर बॉन्ड बना रहा होगा। अब क्या होगा, बिकॉज ड्यू टू द पोलैरिटीज इट इज़ डेल्टा पॉजिटिव एंड इट इज़ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है ना, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी। एंड दिस बॉन्डिंग इज द, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड था, बट डिफरेंस क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज इन दिस इट वाज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ व्हाट, paranitro, in the case of paranitrophenol, you are having the intermolecular, you are having the intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स है, देखो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हुए पैरानाइट्रोफिनोल के, और उनके बीच में जो आपकी फोर्स है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही निग्लिजिबल थी क्योंकि इंट्रा हो गई थी पहले। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट है यहाँ पर। दैट इज़ वाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू इट्स ऑर्थो प्रोडक्ट। ओके, दैट इज़ वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
पैरा आइसोमर इज़ वेरी हाई। तो आपको जब भी क्वेश्चन आता है आपको दोनों ये दिखाना है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। और जो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, वो क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्टेबल होता है। बट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। तो यही चीज़ है, यही आपको सारा लिख के आना है अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको स्किप आपको नहीं करना है। सो नाउ आपका ये भी नोट था इसमें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन में, वो हमेशा नाइट्रोनियम आयन ही रहता है, NO2 पॉजिटिव, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर रिएक्शन जो इसकी है, जो इम्पॉर्टेंट है अगेन, वो क्या है? फिनोल की रिएक्शन आप करनी है विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। पहले आपने डाइल्यूट के साथ करी थी तो आपको क्या मिला था? ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट मिले थे। बट क्या होगा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे रिएक्शन? तो देखो इस केस में भी जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो सेम रहेगा, जो आपका क्या है? नाइट्रोनियम आयन, बट रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी, तो वो रिएक्शन हम देख लेते हैं। सो इन दिस केस वी हैव द फिनोल हेयर। फिनोल की रिएक्शन के साथ आपने क्या करना है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है, दैट इज HNO3 लेना है। नाउ वी हैव द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और आपको पता है फिनोल में क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस में ये क्या होता है? फिनोल OH क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ हो जाती है कि ये जो OH है ये आपका क्या करता है? ऑर्थो एंड पैरा सभी पोजीशन पे नाइट्रेशन करवा देता है। मतलब जो ये ऑर्थो 2 पोजीशन थी तो दोनों में यहाँ पे नाइट्रो लग जाएगा, पैरा पोजीशन भी थी, पैरा पे भी यहाँ पे नाइट्रो लग जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसा कब होता है? जब आपकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर ले तो आपका बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जिसने पूरी एक्वायर करी होगी विद द NO2। अगर यहाँ पे डाइल्यूट होता है तो आपको सेपरेट ऑर्थो एंड सेपरेट पैरा देखने को मिलता है। एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर पिक्रिक एसिड, या फिर इसका नाम क्या होता है? देखो ये OH जिससे जुड़ा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, कैसे नंबरिंग करोगे? अब देखो यहाँ पर क्या है? 2 4 एंड 6 पे 3 क्या है? नाइट्रो है, तो आप लिख सकते हो 2 4 6, ओके, ट्राई नाइट्रो। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये तो आपने बोल दिया, एंड बेंजीन के ऊपर जो OH लगा है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर फिनोल। तो आपने ये लिखा, दिस इज योर फिनोल, एंड दिस इज व्हाट? इसका एक और इम्पॉर्टेंट नेम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। दिस इज योर पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर HNO3 के साथ रिएक्शन से आपको ये चीज़ मिल गई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब मेन बात यहाँ पर क्या आती है कि ये जो रिएक्शन तो हम करवा रहे हैं, बट इसकी जो यील्ड है, इसका जो अमाउंट है प्रोडक्ट का, वो आपको पुअर मिलता है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है। सो नाउ डेज क्या हो रहा है? देखो, so nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with the sulfuric acid। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे तो यील्ड रिएक्शन तो यहाँ से भी हो जाएगी, नो डाउट, बट व्हाट हैपन्स? द रिएक्शन यील्ड इन दिस केस, प्रोडक्ट यील्ड इज़ वेरी पुअर, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। हमें रिएक्शन से कंसर्न तो है हमारा, बट साथ ही साथ ये कंसर्न भी है कि जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है दैट शुड बी इन हाई यील्ड, कि हमें अच्छी खासी यील्ड मिले। सो नाउ डेज एक प्रोसीजर हो रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है कि फर्स्टली डायरेक्ट इससे पिक्रिक एसिड नहीं बनाया जा रहा है। सबसे पहले क्या बनाया जा रहा है? देखो यहाँ पर पहले फिनोल को लिया जाता है, फिर उसमें एक चीज़ करी जाती है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला जाता है पहले, ओके। पिक्रिक एसिड तक पहुंचने का एक और ऑल्टरनेटिव पाथवे है जिसमें कि यील्ड आपकी गुड है। तो ये क्या है? इसमें H2SO4 डाला जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या मिलती है? ऑब्वियसली ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसमें आपका क्या मिलता है? यहाँ पे SO3H लगता है। आपको पता है जब भी सल्फोनेशन होती है SO3H लगता है, बट क्या होता है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में SO3H तो लग जाता है, बट साथ ही साथ एक ऑर्थो एंड एक पैरा पोजीशन में SO3H ग्रुप लग जाता है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या मिला? दिस इज योर फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। दिस इज व्हाट योर 1 2 3 एंड 4 है, तो सेकेंड एंड 4 पोजीशन पे क्या है? डाइसल्फोनिक। तो आप क्या लिखोगे? ये पूरा क्या है? दिस इज योर फिनोल। ये पूरा क्या था? दिस वाज योर फिनोल, और साथ में क्या हो जाएगा? 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड
क्योंकि ये क्या होता है, SO3H को क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। आपके पास ये बन गया, देखो ऑल्टरनेटिव है ये मेथड, और क्योंकि इसमें यील्ड जो है, रिएक्शन यील्ड ये अच्छी बनती है, इसलिए हम ये करते हैं। अब पहले सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फिर जाके आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवानी है। मतलब ये पहला एडिशनल आपका एक स्टेप आपने ये करना है। अब यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाती है कि डायरेक्ट आपको, जब आपने इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करी तो डायरेक्ट आपको लास्ट में पिक्रिक एसिड मिल जाती है, जो कि क्या है कि आपके दोनों ऑर्थो पे नाइट्रेशन होगी, एंड यहाँ पर साथ ही साथ आपके पैरा पे भी नाइट्रेशन होगी। दिस इज योर पिक्रिक एसिड वाई द ऑल्टरनेटिव पाथवे। पिक्रिक एसिड वाई, यहाँ पे वाई एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे, क्योंकि यहाँ पे यील्ड इज गुड, आप लिख सकते हो यील्ड इज गुड। सो ये वाली आपकी जो रिएक्शन है वो फेवर्ड होती है नाउअडेज, कि आपकी सल्फोनेशन, जस्ट क्या करना है, सल्फोनेशन करना है, 2 और 4 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड्स लगा देनी है, फिर जाके आपको इसकी नाइट्रेशन करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द नाइट्रेशन, और इसके बाद हम करेंगे इसकी हेलोजिनेशन। थैंक यू सो मच।